Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 15th of February 2023. First news है मोदी मैक्रॉन बाइडेन announce 470 Airbus Boeing planes for AI. तो अगर आप इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में लिख रहे हो या इंडिया फ्रांस के रिलेशंस के बारे में लिख रहे हो तो जो आप पॉइंट्स को अरेंज करोगे ना उसमें ये लास्ट पॉइंट होना चाहिए। बेसिकली अगर आपके पास कंटेंट खत्म हो गया है तो आप इस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हो। Prime Minister Narendra Modi, US President Joe Biden, and French President Emmanuel Macron took the lead in announcing Air India's order for 470 new aircraft। तो ये एयर इंडिया का ऑर्डर है, 250 फ्रॉम एयरबस, 220 फ्रॉम बोइंग। और बाकी यही कहना है लीडर्स का कि इसकी वजह से जो हमारी पार्टनरशिप है ये और ज़्यादा डीपन होगी। यहाँ पर आईसीईटी की बात ज़रूर की गई है, तो इंडिया यूएसए के रिलेशंस में आईसीईटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईसीईटी के बारे में हमने डिस्कस भी किया था, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, और इसकी पहली मीटिंग अभी कुछ टाइम पहले ही हुई थी जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि दोनों ही कंट्रीज़ के एनएसएज ने यहाँ पर बात की है कि हम यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर कोलैबोरेशन करेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G 6G। तो ये ज़रूर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, and expressed a keen desire to strengthen bilateral cooperation in space, semiconductor supply chains, defense co-production and co-development, and knowledge and innovation ecosystems. नेक्स्ट है लुकिंग टू इंडक्ट न्यू टेक्नोलॉजी along LAC। तो LAC के आसपास यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी को इंडक्ट किया जाएगा, नई टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया जाएगा। India is looking at inducting several new technologies at the line of actual control with China, including a range of drones for intelligence, artificial intelligence, munitions, counter drones, क्वांटम कंप्यूटिंग। यहाँ पर आईडेक्स की बात की गई है। आईडेक्स क्या है? तो आईडेक्स है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव, एंड इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को लिया था कि जिसकी वजह से डिफेंस इंडस्ट्री में और ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो सके, और ज़्यादा यहाँ पर इनोवेशन हो सके, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो सके। तो उसके लिए ये इनिशिएटिव है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव, आईडेक्स इनिशिएटिव। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात की गई है, तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो हमारा इंडिजीनियस है प्रचंड, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है मिजोरम असेंबली अडॉप्ट्स रिजोल्यूशन अपोजिंग यूसीसी। अब यूसीसी ऐसा टॉपिक है कि ये नहीं होना चाहिए कि न्यूज़पेपर में आया तो आपने इसको पढ़ा। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने होते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहाँ पर आर्टिकल 371G हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 371G यहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है मिजोरम के लिए। Although Mizoram has a special provision to protect its social or religious practices, customary laws, and procedures under Article 371G, implementation of the UCC is not healthy। ये इंपॉर्टेंट नहीं, आर्टिकल 371G इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ टाइम पहले आर्टिकल 371F भी डिस्कस किया था। अगर आपको पता हो कि वो यहाँ पर किसके लिए बात करता है, देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। Article 371G of the Constitution states that no act of Parliament in respect of religious or social practices of the Meso customary law and procedure, administration of civil and criminal justice involving decisions according to Meso customary law, ownership and transfer of land shall apply to Mizoram unless the state legislature by a resolution so decides। तो आर्टिकल 371G यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन है मिजोरम के लिए। अब हम चलते हैं आगे। इंडिया डज नॉट बिलीव इन कट एंड ड्राइड सोल्यूशंस फॉर कंट्रीज इन नीड। तो बेसिकली इंडिया यहाँ पर सरमन नहीं देता है, इंडिया कंट्रीज को डेट ट्रैप में नहीं डालता है। इंडिया यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज की तरह भी नहीं कि यहाँ पर डिक्टेट करता है कि आपको यहाँ पर डेमोक्रेसी होना चाहिए, आपको यहाँ पर ये करना चाहिए, ये भी इंडिया नहीं करता है। India does not believe in giving sermons or cut and dried solutions to countries needing assistance and nations with superior military powers or better technological prowess, जो कि जिनको ये लगता है कि वो दूसरे कंट्रीज को डिक्टेट कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। He was addressing his counterparts and deputy defense ministers of 27 countries at the Defense Ministers Conclave organized on the sidelines of the Aero India 2023 on the theme क्या है? Shared prosperity through enhanced engagements in defense। चाइनाज लैंडिंग प्रैक्टिसेस। तो चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना यहाँ पर कंट्रीज को डेट ट्रैप में डाल देता है। चाइनाज लैंडिंग प्रैक्टिसेस हैव बीन ऑफन ड्रॉन क्रिटिसिज्म फ्रॉम द वेस्ट एंड इट हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ बर्डनिंग पुअर कंट्रीज विद इनॉर्मस एंड अनसस्टेनेबल डेट। बेसिकली यहाँ पर चाइना ब्लैंक चेक लेकर चलता है, एंड चाइना यहाँ पर ब्लैंक चेक देता है एंड उसके बाद कंट्री यहाँ पर डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका एक एग्जाम्पल है, पाकिस्तान भी एक एग्जाम्पल होता हुआ दिख रहा है। वैसे पाकिस्तान में भी तो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकता है।
इंडिया का क्या कहना है, तो बेसिकली हम यहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ के साथ बिल्ड करना चाहते हैं, उनके साथ लॉन्च करना चाहते हैं। वी वांट टू क्रिएट विद यू, वी वांट टू डेवलप विद यू। तो बेसिकली जो यहाँ पर हायरार्की वाली रिलेशनशिप होती है ना, कि ये बायर है ये सेलर है, हम ये नहीं चाहते हैं। हम यहाँ पर सेम लेवल के रिलेशनशिप चाहते हैं। तो वी विश टू क्रिएट symbiotic relationships where we can learn from each other, grow together and create a win-win situation for all. अब हम चलते हैं आगे। द डे लाइट नॉक। तो बेसिकली जो BBC है उसके ऊपर यहाँ पर IT का सर्वे हुआ। अब क्यों सर्वे हुआ, तो ऑथर का बेसिकली यही कहना था कि BBC ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, इसीलिए यहाँ पर सर्वे किया गया। ये एक रीज़न हो सकता है। अभी हम देखते हैं ऑथर का क्या कहना है। ऑन February 14, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंडक्टेड सर्वेज एट द BBC ऑफिसेज इन दिल्ली एंड मुंबई। द फर्स्ट स्टेप इन व्हाट इज वाइडली सीन एज अ प्रोसेस इज पनिशमेंट ट्रीटमेंट। तो ऑफिशियल्स ने ये एलेज किया है कि जो BBC है ये नॉन कंप्लायंट है अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स। तो ट्रांसफर प्राइसिंग ये टर्म इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स के लिए कि ट्रांसफर प्राइसिंग का क्या मीनिंग होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर BBC है, BBC की कोई सब्सिडरी है, तो BBC ने अगर अपनी सब्सिडरी के साथ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी सेल किए या बाय किए तो उसको किस प्राइस पर किया। फॉर एग्जांपल अगर 1 रुपये प्राइस पर किया तो टैक्स तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो किस प्राइस पर किया, तो ये यहाँ पर मिनिमम प्राइस होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। तो बेसिकली ये एक प्राइस होता है जिस प्राइस पर जो फर्म है वो अपनी सब्सिडरी को गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर कर सकती है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग इज द प्राइस दैट वन डिवीजन ऑफ ए फर्म चार्जेस अनदर डिवीजन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड। ठीक है, अब BBC का तो यही कहना है कि हम पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं एंड हम चाहते हैं कि सिचुएशन यहाँ पर रिजॉल्व हो जाए। अब ऑथर का ये कहना है कि ऑक्सफैम इंडिया ने भी यहाँ पर सर्वेस किए थे एंड उसके बाद यहाँ पर ऑक्सफैम इंडिया के ऑफिस के ऊपर भी रेड की गई थी। Surely, income tax personnel being sent to a news organization in the middle of the day is meant to send a message कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। To send a message to that organization and arguably it is the message to others too. It would be simplistic and inaccurate to dismiss this as the knee-jerk response of an insecure government. नेक्स्ट, बिलियनियर विदाउट अ बेस। तो यहाँ पर अदानी ग्रुप के बारे में बात की गई है। हम काफ़ी आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि जो अदानी ग्रुप है उसका कुछ बेस ही नहीं है। जापान एंड द ग्लोबल साउथ, ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। यहाँ पर जापान की बात की गई है। जापान हैज़ लॉन्ग बीन व्यूड एज अ पैसिव मेंबर ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ। कि ग्लोबल नॉर्थ का मेंबर तो यहाँ पर जापान को देखा जाता है लेकिन एक पैसिव मेंबर की तरह देखा जाता है। ग्लोबल साउथ ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि हम G20 में जो ग्लोबल साउथ है हम उसकी वॉइस बनना चाहते हैं। अगर हम जापान की बात करें तो जापान वैसे तो ग्लोबल नॉर्थ में आता है लेकिन उसके बाद भी जापान यहाँ पर ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है। तो जापान यहाँ पर ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है जो इंडिया यहाँ पर इतने टाइम से ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है उसमें एक नुआंस ऐड हो रहा है कि ठीक है जापान जैसा कंट्री भी यहाँ पर ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ग्लोबल साउथ को समझने की बात कर रहा है, ग्लोबल साउथ का अगर रशिया के अगेंस्ट स्टैंड है तो उसको वेस्टर्न कंट्रीज को समझाने की बात कर रहा है। बट दिस कॉलम इज नॉट अबाउट द चेंजिंग रेशियल कैरेक्टर ऑफ द G7. Its focus is on Japan's impressive recent leadership in the world of strategic ideas. For example, ये जो इंडो पैसिफिक टर्म है ये जापान की वजह से ही पॉपुलर हो पाया। इंडिया US यहाँ पर बात करते थे लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से यहाँ पर जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने बात की थी इंडो पैसिफिक को लेकर। It is Tokyo, for example, that has constructed and popularized the Indo-Pacific construct over the last decade and more. Former Japanese Prime Minister Shinzo Abe first articulated the idea of the Indo-Pacific. उसके बाद यहाँ पर US जैसे countries ने openly Indo-Pacific की बात करना start किया है. While most countries, including India and the US, hummed about the Indo-Pacific, it was Tokyo's persistence that helped the emergence of the Indo-Pacific as integral to the geopolitics of the Asia. जापान प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा हैज़ नाउ टेकन द इनिशिएटिव कि ग्लोबल साउथ को यहाँ पर लेकर जाना है आगे। अब ग्लोबल साउथ फॉर एग्जांपल यहाँ पर जापान के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है अगर वेस्ट को ये लगता है कि वेस्ट का यहाँ पर जो स्टैंड है वो बाकी कंट्रीज़ का स्टैंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वेस्ट अगर यहाँ पर रशिया को कंडेम कर रहा है तो सारे कंट्रीज़ यहाँ पर रशिया को कंडेम करें। तो जापान का ये कहना है कि अगर पूरा का पूरा ग्लोबल साउथ रशिया को कंडेम नहीं करेगा तो आप तो यहाँ पर मिनॉरिटी में हो जाओगे। तो आपको यहाँ पर ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को समझ कर चलना है, उनके ऊपर जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको नहीं डालना है। Others wondered if Delhi was going back to its Cold War trade unionism. फॉर एग्जाम्पल क्या हम यहाँ पर डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ? तो हम यहाँ पर कोई डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे थे। बट जापान्स एडॉप्शन ऑफ द केस फॉर अर्जेंट एंगेजमेंट ऑफ द ग्लोबल साउथ लेंड्स मच नीडेड नुआंस टू द डिबेट।
In a major policy speech at the School of Advanced International Studies in Washington last month, Japan's Prime Minister Kishida cautioned other G7 countries on the dangers कि अगर आप ग्लोबल साउथ को नेग्लेक्ट करोगे तो इसका क्या खतरा हो सकता है। फिर G7 समिट इस बार हिरोशिमा जापान में होगी। Having been at the receiving end of Chinese bullying on its maritime frontier, तो यहाँ पर जो चाइना है, चाइना और जापान के बहुत सारा डिस्प्यूट है। और इसके अलावा यहाँ पर जापान ने डिसाइड किया है, रशिया ने जिस तरीके से इन्वेट किया है यूक्रेन को, फिर यहाँ पर जो चाइना ट्रांसग्रेशंस करता रहता है, तो उसके बाद यहाँ पर जापान ने डिसाइड किया कि हम अपना डिफेंस बजट को इंक्रीज करेंगे। दिस इन्वॉल्व डबलिंग द डिफेंस स्पेंडिंग टू 2% ऑफ द जीडीपी ओवर नेक्स्ट 5 years। लार्ज मिसाइल फोर्स बनाएंगे, काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज करेंगे, बूस्टिंग साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज। तो बेसिकली यहाँ पर जापान का ये मानना है, जो कि इंडिया बहुत पहले से मानता है, कि डिप्लोमेसी अपनी जगह ठीक है, लेकिन डिप्लोमेसी यहाँ पर बैक्ड होनी चाहिए बाई डिफेंस। तो डिप्लोमेसी बैक्ड होनी चाहिए बाई डिफेंस, ये यहाँ पर जापान का अब मानना है। डिप्लोमेसी नीड्स टू बी बैक्ड बाई डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड री इन्फोर्सिंग डिफेंस कैपेबिलिटीज, जिसकी वजह से यहाँ पर परसुएसिवनेस आती है इन कैरिंग आउट आर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। तो आपके पास यहाँ पर डिफेंस आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। किश्ता इज फर्म इन इज कन्विक्शन ऑफ द G7 कि G7 अपनी वैल्यूज को इम्पोज नहीं कर सकता है ग्लोबल साउथ के ऊपर। इंस्टेड किशिदा टेल्स हिज G7 पार्टनर्स कि हमें अपनी वैल्यूज को लेकर ज्यादा कमिटेड होना चाहिए। एट द सेम टाइम जब आप ग्लोबल साउथ से एंगेज कर रहे हो तो उनके हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स को यहाँ पर देखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप हमेशा खुद को सुपीरियर नहीं मान सकते हो, आपको यहाँ पर कल्चरल रिलेटिविस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियंस खुद को सुपीरियर मानते थे, वो हमारे कल्चर को नहीं समझते थे। तो ये नहीं करना है, आपको दूसरे के कल्चर को समझना है, आपको दूसरे की हिस्ट्री को समझना है कि उसकी हिस्ट्री क्या है जिसकी वजह से वो यहाँ पर इमिनेट हुआ है। ही अलर्टेड दैम इवन इफ वी वॉक ऑन अ पाथ। तो वेस्टर्न कंट्रीज को तो यही लगता है ना कि वो एकदम सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो ठीक है, अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आपको लगता है कि ये आपका रास्ता सही है एंड बाकी कंट्रीज यहाँ पर जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो गलत है, तो जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं वो बहुत सारे कंट्रीज है। तो जब आप उनकी तरफ देखोगे ना, तो वो आपको मेजोरिटी में देखेंगे एंड आप यहाँ पर माइनॉरिटी में हो जाओगे। तो इवन इफ वी वॉक ऑन अ पाथ विच वी बिलीव टू बी राइट, इफ द ग्लोबल साउथ होल्डिंग इंटीग्रल प्लेसेस इन द इंटरनेशनल अरीना टर्न देयर बैक, वी विल फाइंड आवरसेल्व्स इन द माइनॉरिटी। एंड उसके बाद तो आप यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, फिर यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हो या तो पैंडेमिक की प्रॉब्लम हो। Kishida is reflecting on the fact that many developing nations were not willing to join the Western condemnation। तो बेसिकली डेवलपिंग नेशंस रशिया को नहीं कंडेम कर रहे थे, तो डेवलपिंग नेशंस के अपने इंटरेस्ट थे, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज डेवलपिंग नेशंस को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि आप यहाँ पर रशिया को कंडेम करो। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, G7 ने यहाँ पर ग्लोबल साउथ को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया और सिर्फ यहाँ पर G7 को लेक्चर्स देता रहता है। G7 यहाँ पर लेक्चर्स देता रहता था ग्लोबल साउथ को कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। जापान नाउ वांट्स द G7 टू रिकनेक्ट विद द ग्लोबल साउथ इन मोर फंडामेंटल वेज। इंडिया विच हैज लॉन्ग बैक्ड जापान्स लीडरशिप रोल इन एशिया हैज एवरी रीजन टू वेलकम जापान्स इनिशिएटिव्स ऑन द इंडो पैसिफिक एंड द क्वाड हैव ब्रोकन। क्योंकि ये लगने लग गया था कि जो एशिया है ना, ये सिनोसेंट्रिक है, चाइना सेंट्रिक है, लेकिन जापान ने इस मिसपरसेप्शन को किसी ना किसी तरीके से ब्रेक कर दिया है। ग्रीन ट्रांजिशन इनेबलर, तो यहाँ पर ऑथर ने एनर्जी पॉवर्टी की बात की है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में देखो तो बहुत जगह यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर एनर्जी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। ऑयल इंपोर्ट करने में यहाँ पर कुछ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में चले जा रहे हैं। तो ग्रीन ट्रांजिशन इनेबलर कैसा होना चाहिए? तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने एक सजेशन दिया है कि G20 के अंदर एक ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस एजेंसी बनानी चाहिए जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करे कि ये यहाँ पर ट्रांजिशन कर सके फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी। Energy transitions are central to the G20 agenda. The International Energy Agency counts 20 million more people worldwide without electricity अगर हम 2021 से कंपेयर करें। Predictably, the worst affected are in sub-Saharan Africa, which is back to its lowest rate of electrification since 2013. फिर ये कहा गया इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस हो रही हैं, फ्यूल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इज हर्टिंग इकोनॉमीज एज इंडस्ट्रीज क्लोज एंड इज इम्पैक्टिंग पब्लिक हेल्थ एज सेफ फ्यूल्स सच एज कुकिंग गैस बिकम एक्सपेंसिव। तो कुकिंग गैस यहाँ पर एक्सपेंसिव होगी, लोग यहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे तो लंग कैंसर होने के चांसेस यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। A number of countries also face a balance of payment crisis, partly driven by high energy cost. Energy poverty is global and widespread. तो energy poverty यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने रिकमेंडेशन दिए हैं। तो G20 यहाँ पर फोकस करे कि G20 यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करे उन कंट्रीज़ को जिसको कि यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। वाइल फाइनेंशियल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ बीन इंक्रीजिंग, ये अभी भी उतना नहीं है जितने की ज़रूरत है।
अ पॉसिबल गेम चेंजर यहाँ पर हो सकता है ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस एजेंसी को बनाना। द मिसिंग डेप्टी स्पीकर, द पोस्ट एंड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मंडे को नोटिस इशू किए हैं सेंटर और 5 स्टेट्स को। क्यों? क्योंकि अभी तक इन्होंने डेप्टी स्पीकर को इलेक्ट ही नहीं किया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे इशूड notices to the center and 5 states Rajasthan, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Jharkhand over the failure to elect a deputy speaker। तो आर्टिकल 93 क्या कहता है? The House of the People shall as soon as may be choose 2 members to be speaker and deputy speaker and so often as the office of the speaker or deputy speaker vacant होता है तो हाउस यहाँ पर दूसरे मेंबर को चूज करे। तो यहाँ पर क्या वर्ड मेंशन है? as soon as may be, तो कुछ टाइम फ्रेम तो नहीं दिया गया है। और दूसरी बात शेल है तो उसका मतलब मैंडेटरी है, डेप्टी स्पीकर होना चाहिए, स्पीकर होना चाहिए, डेप्टी स्पीकर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शेल वर्ड का यूज किया गया है। एज सून एज मे बी इसका मतलब टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। आर्टिकल 178 यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन की बात करता है स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। इज इट मैंडेटरी टू हैव अ डेप्टी स्पीकर? यस इट इज मैंडेटरी, क्योंकि यहाँ पर शेल वर्ड का यूज किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट दैट बोथ आर्टिकल्स 93 एंड 178 यूज द वर्ड शेल, इंडिकेटिंग दैट द इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर इज मैंडेटरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कब तक यहाँ पर डेप्टी स्पीकर इलेक्ट होना चाहिए? तो उसका कुछ टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, क्योंकि एज सून एज मे बी इसका यूज किया गया है। एज सून एज मे बी से आर्टिकल्स 93 एंड 178, बट दे डू नॉट ले डाउन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। इन जनरल प्रैक्टिस क्या होती है लोकसभा में and state assemblies में has been to elect the speaker during the mostly short first session of the new house। तो पहले सेशन में यहाँ पर स्पीकर को इलेक्ट कर लिया जाता है। The election of the deputy speaker usually takes place in the second session। अगर यहाँ पर और ज़्यादा डिले ना हो किसी और कंस्ट्रेंट्स की वजह से तो यहाँ पर दूसरे सेशन में डेप्टी स्पीकर को इलेक्ट कर लिया जाता है। रूल 8 क्या कहता है? रूल 8 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा says the election of डेप्टी स्पीकर शेल बी हेल्ड ऑन सच डेट, जो कि स्पीकर यहाँ पर फिक्स करेगा। तो डेप्टी स्पीकर के इलेक्शन की डेट यहाँ पर स्पीकर फिक्स करता है। द डेप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड वंस अ मोशन प्रपोजिंग हिज नेम इज कैरीड इन द हाउस। आर्टिकल 94, द स्पीकर और डेप्टी स्पीकर शेल वेकेट हिज हाउस इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस। इसके अलावा ये रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं। तो स्पीकर यहाँ पर डेप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देता है एंड डेप्टी स्पीकर यहाँ पर स्पीकर को रेजिग्नेशन देता है। दे मे ऑल्सो रिजाइन टू ईच अदर और मे बी रिमूव्ड। इनको रिमूव भी किया जा सकता है रेजोल्यूशन अगर यहाँ पर पास हो जाता है। अब यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यहाँ पर डिस्कस कर रही थी तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये किया गया, क्या स्पीकर का डेप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देना ठीक है? स्पीकर को यहाँ पर रेजिग्नेशन दिया जाना चाहिए प्रेसिडेंट को। तो उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये कहते हैं कि कोई भी अपना रेजिग्नेशन उसको देता है जो कि उसको अपॉइंट करता है। आज अगर हम स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर की बात करें तो स्पीकर और डेप्टी स्पीकर को हाउस अपॉइंट करता है और हाउस को रेजिग्नेशन देना तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप एक एक मेंबर को यहाँ पर रेजिग्नेशन दे रहे हो। इसीलिए ये कहा गया कि स्पीकर यहाँ पर डेप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देगा एंड डेप्टी स्पीकर यहाँ पर स्पीकर को रेजिग्नेशन देगा। On May 19, 1941, ये वही लिखा जो मैंने अभी आपको बताया। H.V. Kamath argued in the Constituent Assembly that if the Speaker resigns, it will be far better if he addresses his resignation to the President and not to the Deputy Speaker because the Deputy Speaker holds an office subordinate to him। इस पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिसअग्री किया और उनका ये कहना है that a person normally tenders his resignation to the person जो कि उसको अपॉइंट करता है। The speaker and deputy speaker are appointed or chosen or elected by the house। Consequently, these two people if they want to resign तो इनको बेसिकली यहाँ पर रेजिग्नेशन देना पड़ेगा जो उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी यहाँ पर हाउस है, लेकिन आप सेपरेटली सबको तो रेजिग्नेशन नहीं दे सकते हो। Consequently, the provision is made that the resignation should be addressed either to the speaker or to the deputy speaker because it is they who represent the house। डू द पावर्स ऑफ द स्पीकर एक्सटेंड टू द डेप्टी स्पीकर एज वेल। तो जब भी यहाँ पर डेप्टी स्पीकर प्रिसाइड कर रहा हो तो डेप्टी स्पीकर के पास वो सारी पावर्स होती हैं जो कि स्पीकर के पास होती हैं। वाइल द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वेकेंट द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस शेल बी परफॉर्म्ड बाय द डेप्टी स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर के पास यहाँ पर सारी पावर्स होती हैं जो कि स्पीकर के पास होती हैं जब डेप्टी स्पीकर यहाँ पर हाउस को प्रिसाइड कर रहा हो। ये नहीं है कि डेप्टी स्पीकर ने यहाँ पर कुछ रूलिंग दी तो इसकी अपील जाएगी स्पीकर के पास, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट हैज बीन रेपिटेडली हेल्ड दैट नो अपील लाइज टू द स्पीकर अगेंस्ट अ रूलिंग गिवन बाय द डेप्टी स्पीकर और एनी अदर पर्सन जो कि प्रिसाइड कर रहा हो हाउस को इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। अब यूजुअल प्रैक्टिस यही रही है कि जो डेप्टी स्पीकर होता है ये ऑपोजिशन से होता है। इट हैज बीन यूजुअल प्रैक्टिस टू ऑफर द पोस्ट ऑफ डेप्टी स्पीकर टू द ऑपोजिशन। क्या कोर्ट्स इंटरवीन कर सकती हैं? However, there is no precedent of a court forcing the legislature कि आप यहाँ पर डेप्टी स्पीकर को इलेक्ट करो, क्योंकि आर्टिकल 122 ये कहता है कि जो भी यहाँ पर प्रोसीडिंग्स की
पार्लियामेंट में जो भी यहाँ पर प्रोसीडिंग्स हुई हैं इनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कोर्ट में. द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलिज्ड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर. हाउएवर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कोर्ट्स यहाँ पर इंक्वायर जरूर कर सकते हैं कि आपने अभी तक डिप्टी स्पीकर को क्यों नहीं इलेक्ट किया. However, experts said that the courts do have jurisdiction to at least inquire into why there has been no election to the post of deputy speaker, since the constitution does envisage an election as soon as may be. तो इतना टाइम हो गया, अभी तक आपने यहाँ पर डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट क्यों नहीं किया. नेक्स्ट है जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स. तो इसके लिए एक बिल आया था. Tuesday was the last day for comments and suggestions जो कि भेजे जा सकते थे for the draft Geo Heritage Sites and Geo Relics Bill 2022 and इसको notify किया गया है by the Ministry of Mines. The bill aims to provide for the preservation, protection and maintenance of Geo Heritage Sites and Geo Relics of national importance. Geo Heritage क्या होता है, Geo Relics क्या होता है? The draft bill defines Geo Heritage Sites as sites जहाँ पर Geo Relics हो, phenomenon, stratigraphic, type sections, geological structures, geomorphic landforms including caves, natural rock sculptures of national and international interest and include such portion of land adjoining the site. Basically उस एरिया को एक्सेस करने के लिए अगर उस लैंड की ज़रूरत है. A georelic is defined as any relic or material of a geological significance or interest जैसे कि sediments, rocks, minerals, meteorite और fossils. 32 जियो हेरिटेज साइट्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगी 13 स्टेट्स में. इन इंडिया include the volcanogenic bedded barriers of Magnum Amta in Andhra Pradesh, the Akal Fossil Wood Park in Rajasthan, and Lonar Lake in Maharashtra. According to a 2016 press release by the Ministry of Mines, Geological Survey of India (GSI) यहाँ पर डिक्लेयर करता है जियो हेरिटेज साइट्स को. जियो हेरिटेज साइट्स नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस. ये बिल क्यों लेकर आया गया? तो बेसिकली यहाँ पर ये जो साइट्स हैं इनका प्रिजर्वेशन हो सके, इनका मेंटेनेंस हो सके, क्योंकि अभी तक कोई भी यहाँ पर लेजिस्लेशन था ही नहीं, उसके लिए इस बिल को लाया जा रहा है. इट स्टेट्स द फॉसिल वेल्थ ऑफ डायनासोर remains of Madhya Pradesh and Gujarat, marine fossils of Kutch and Spiti इनको यहाँ पर प्रिजर्व नहीं किया जा पा रहा है जिसकी वजह से इनको यहाँ पर थ्रेट है. तो प्रिजर्वेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. द बिल सेज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर ऑथोराइज्ड होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर डिक्लेयर कर सकती है और जियो हेरिटेज साइट की इसकी यहाँ पर नेशनल इंपॉर्टेंस है. द रिक्वायर्ड लैंड जो भी आसपास का लैंड है उसके बाद उसको यहाँ पर खाली कराया जाएगा. जो वहाँ पर ओनर है उसको यहाँ पर कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा एंड कोई अगर डिस्ट्रक्शन करेगा या डीफेसमेंट करेगा ऐसी साइट्स की तो उसके ऊपर यहाँ पर पेनल्टी लगाई जाएगी. नेक्स्ट है हाई ऑल्टीट्यूड बलून्स. तो हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि चाइना के पास यहाँ पर स्पाई बलून्स की फ्लीट है जो कि चाइना ने यूएसए में भेजी, चाइना ने कनाडा में भेजी. द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना. तो क्या चाइना एकमात्र ऐसा कंट्री जो कि स्पाई बलून्स को यूज़ करता है या तो बलून्स की फ्लीट को यूज़ करता है? ऐसा नहीं है. नासा के पास भी है यहाँ पर फ्लीट. द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना आर करेंटली इन्वॉल्व इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी standoff over allegations of espionage through high altitude balloons and यहाँ पर यूएसए ने उसको शॉट डाउन भी कर दिया. NASA has a full-fledged balloon program that does 4 to 5 launches every year. इंडिया के पास भी है. Sometimes later in 1969 TIFR ने ओपन की थी full-fledged बलून फैसिलिटी. लेकिन बाकी कंट्रीज जो यहाँ पर बलून फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं ये रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे हैं. चाइना यहाँ पर स्पाइंग के लिए यूज़ कर रहा है. नेक्स्ट मैसिव प्रोटेस्ट इन इजराइल ओवर नेतन्याहू proposed judicial reforms. अब लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इन्होंने क्या जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की? फर्स्ट द गवर्नमेंट वांट्स टू इनेबल द 120 मेंबर पार्लियामेंट. जो इजराइल की पार्लियामेंट इसको नेसेट कहते हैं कि इनकी जो पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई जजमेंट दिया जो कि यूनानिमस जजमेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल एक आध यहाँ पर डिसेंटिंग आर्ग्यूमेंट होगा तो 4:1 की मेजॉरिटी से या 4:3 की मेजॉरिटी से ऐसा कुछ यहाँ पर जजमेंट आया तो इनकी जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर होगी कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को ओवरराइट किया जा सकता है बाय ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ 61 वोट्स. इसके अलावा एपेक्स कोर्ट यहाँ पर रीजनेबिलिटी का यूज किया करता था एग्जीक्यूटिव प्रैक्टिसेस को स्ट्राइक आउट करने के लिए. इन्होंने कहा कि टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी अब नहीं लगेगा. तीसरी बात, जो लॉ मेकर्स हैं इनको ज़्यादा पावर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए. तो apart from this, Levin proposed a law that would give a greater role to lawmakers in the appointment of Supreme Court judges, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. अब ऐसा करने की लोग क्यों कोशिश कर रहे हैं इजराइल में कि जो जुडिशरी है इसकी पावर यहाँ पर थोड़ी कम कर दी जाए, क्योंकि इनको ये लगता है कि जुडिशरी इनकी बहुत ज़्यादा लेफ्ट लीनिंग है. Why does RBI's household survey see retail inflation staying elevated? अब हाउसहोल्ड सर्वे में क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है. हाउसहोल्ड सर्वे कौन निकालता है? कल हमने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे डिस्कस किया था, तो ये कौन निकालता है ये ज़रूर इंपॉर्टेंट हो सकता है.
On Monday, the government announced retail inflation has shot up to 6.5% for January from 5.72% in December 2022. तो आरबीआई को 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रखना होता है, लेकिन ये यहाँ पर आगे चला गया. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज हाउस होल्ड सर्वे ऑन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, तो ये यहाँ पर आरबीआई निकालता है. नीड मोर सर्टेनिटी अराउंड टैक्सेशन, ईजिंग ऑफ मार्केट रूल्स, ब्लैकस्टोन प्रेसिडेंट. तो आप इसमें जनरल पॉइंट्स कुछ नोट कर सकते हो कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो टैक्सेशन को लेकर ज़्यादा सर्टेनिटी की ज़रूरत है. जो कंप्लाइंस बर्डन इसको कम करने की ज़रूरत है. तो मोर सर्टेनिटी अराउंड द टैक्स फ्रेमवर्क एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रेगुलेशंस इन पब्लिक मार्केट्स. तो रेगुलेशंस को यहाँ पर थोड़ा कम करने की ज़रूरत है. देयर आर अ लॉट ऑफ रूल्स दैट मेक लिस्टिंग एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ कंपनीज डिफिकल्ट, जिसकी वजह से जो कैपिटल है इसको आना मुश्किल हो जाता है. दीज थिंग्स इम्पीड फ्लो ऑफ कैपिटल. देयर आर मेनी मोर रूल्स हेयर. अगर हम यूएस से कंपेयर करें या बाकी दूसरे कंट्री से कंपेयर करें तो उसको यहाँ पर ज़रूर थोड़ा कम करने की ज़रूरत है. अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो. इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है. तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है. देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स. फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स. वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है. यू कैन पे वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर आईडी टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी. सेकेंड प्रोग्राम रिवीजन सीरीज जो कि स्टार्ट हो चुकी है एंड अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, जिसमें लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं. अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेल कर सकते हो इस पर्टिकुलर मेल आईडी पर. तो फर्स्ट पेज पर हमने इंडिया यूएसए कोलैबोरेशन, इंडिया फ्रांस कोलैबोरेशन थोड़ा बहुत डिस्कस किया, लेकिन ICET ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है. फिर हमने ये डिस्कस किया कि नई टेक्नोलॉजी को इंडक्ट किया जाएगा अलॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, फॉर एग्जांपल ड्रोन्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, प्रचंड, ये आपको पता होना चाहिए. आईडेक्स क्या है ये पता होना चाहिए. आर्टिकल 371G जो कि स्पेशल प्रोविजन की बात करता है मिजोरम के लिए. इंडिया डज नॉट बिलीव इन कट एंड ड्राइड सोल्यूशंस फॉर कंट्रीज इन नीड. बेसिकली हम यहाँ पर सरमन नहीं देते हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज करते हैं. हम डेट ट्रैप में कंट्रीज को नहीं डालते हैं जो कि यहाँ पर चाइना करता है. द डे लाइट नॉक, तो BBC के ऑफिस पर यहाँ पर IIT का सर्वे हुआ, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंडक्टेड सर्वेज एट द BBC ऑफिस इन दिल्ली एंड मुंबई. तो ये क्यों किया गया, ऑप्शन ने ये सब बताया है. जापान एंड द ग्लोबल साउथ, तो जापान यहाँ पर बात करें कि ग्लोबल साउथ को साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है. अगर ग्लोबल साउथ कंडेम नहीं करा रशिया को, तो ये नहीं कि आप उनके अगेंस्ट चले जाओ, क्योंकि अगर आप उनके अगेंस्ट जाओगे तो आप यहाँ पर माइनॉरिटी में ही होगे. तो ग्लोबल साउथ को समझने की ज़रूरत है. अगर ग्लोबल साउथ का यहाँ पर कोई स्टैंड है तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उसको ये समझने की ज़रूरत है. ग्रीन ट्रांजिशन इनेबलर, तो हमने यहाँ पर एनर्जी पॉवर्टी के बारे में डिस्कस किया. द मिसिंग डेप्टी स्पीकर, तो क्या डेप्टी स्पीकर को इलेक्ट करना मैंडेटरी होता है, क्या टाइम फ्रेम होता है जिसमें यहाँ पर डेप्टी स्पीकर को इलेक्ट किया जाना चाहिए. स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, डेप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, क्या कोर्ट्स यहाँ पर इंटरवीन कर सकते हैं. जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स, तो हमने यहाँ पर एक बिल डिस्कस किया. जियो हेरिटेज साइट्स किसको कहते हैं, बेसिकली वो साइट्स जहाँ पर जियो रेलिक्स हैं. ये जियो हेरिटेज हो गया. जियो रेलिक्स क्या होते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड बलून्स. तो बाकी कंट्रीज़ के पास भी यहाँ पर बलून्स की फ्लीट है, लेकिन चाइना यहाँ पर स्पाइंग के लिए यूज़ करता है. इजराइल में यहाँ पर जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की गई, जिसमें ये कहा गया कि जो पार्लियामेंट उसके पास ज़्यादा पावर होगी, जो गवर्नमेंट उसके पास यहाँ पर ज़्यादा पावर होगी, तो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. आरबीआई जो यहाँ पर हाउस होल्ड सर्वे करता है उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा. एंड इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, तो टैक्स सर्टेनिटी यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है, अनसर्टेनिटी यहाँ पर कम करने की ज़रूरत है. पॉलिसी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए कि एक दिन आप कुछ पॉलिसी लेकर आ रहे हो, दूसरे दिन आप पॉलिसी को चेंज कर दे रहे हो, ये नहीं करना है. तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो. अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो. इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.